हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे एंड अपनी नींद भी अच्छी तरह से पूरी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले वाले दोनों चैप्टर्स की मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स बना दी है। जो आपका न्यू नीट का सिलेबस है मैं उसको ही फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए ये एनसीईआरटी हाईलाइट की सीरीज बना रही हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर लगे कि ये वीडियोस आपकी हेल्पफुल है तो आप इन्हें लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली यहाँ पर बना रही हूँ एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज। इस सीरीज को मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कंप्लीट करके आप लोगों को कंप्लीट क्लास 11th एंड क्लास 12th की पूरी प्रोवाइड कर दूंगी एनसीईआरटी। तो आज जो चैप्टर है, इस चैप्टर की खासियत यह है कि इस चैप्टर के एक दो टॉपिक इस तरह के हैं जिनसे आपको हर साल क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलते हैं। कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रैटेजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफर्टिलिटी, जिसमें से ये एसटीडीज एंड इनफर्टिलिटी, इनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। सो इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को हम आज ही कवर करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए ताकि आप हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी बुक में ही वहीं पे नोट कर सके, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको एक ही जगह पे सारे पॉइंट्स मिल जाए, आपको इधर उधर हसल ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फर्स्ट पैराग्राफ। इसकी पूरी लाइन को देखेंगे। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2। अभी जस्ट जो पहले वाले चैप्टर की हम लोगों ने कंप्लीट हाईलाइट की है उसके बारे में है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड एवरीथिंग हमने वहां पे कंप्लीट पढ़ी थी। अब वहां पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सोल्यूशन कहां पे मिलेगा? आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो जिन चीजों की प्रॉब्लम्स हमने वहां पे पढ़ी कि ये इनसे होता है, उसका समाधान हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो what do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of a reproduction also. देखो, कोई व्यक्ति अगर आपका देखिए, कोई पर्सन अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी तभी माना जाएगा जब वो फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, यानी कि उसके पास में सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी जो हो वो भी अच्छी तरह से हो। ऐसा है नहीं कि वो आपको दिख तो रहा है कंप्लीटली फिट लेकिन मेंटली वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो भी वो उसको हेल्दी नहीं माना जाएगा। यानी कि आप शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए एंड मानसिक रूप से भी आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए, तभी आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा। According to WHO organization, World Health Organization, WHO, reproductive health means, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, a total well-being in all aspects of reproduction। पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में आपका वो पर्सन सही होना चाहिए। दैट इज फिजिकली सही होना चाहिए, इमोशनली सही होना चाहिए, खुश होना चाहिए, राइट? खुश मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं, नॉर्मल खुश। बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए एंड सोशल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को पूरा बाइकआउट करके एक कमरे में बैठा लिया है, ऐसा भी नहीं। सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए, तभी आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy। यानी कि जो लोग फिजिकली भी है हेल्दी, मेंटली भी हेल्दी है, बिहेव भी उनका नॉर्मल है, सोशल भी है, तभी उनको कंसीडर किया जाएगा एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी है। Why is it significant to maintain reproductive health? क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब पूछ रहा है। अब आता है इसका, देखो पहला प्रॉब्लम आपकी आ गई यहाँ पे 3.1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमारे पास में अवेलेबल है, तो ये हम देखेंगे। India was among the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। बहुत पहले, मतलब किस सन की बात ही कर रहा है? देखो 1951, ठीक है, 1951 में
इंडिया जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी, मतलब आज़ादी के बाद 51 में ही ये चीज़ रियलाइज हो गया था 1947 के बाद कि भाई हमें इस जगह पे जाग जाना चाहिए, क्योंकि एक कंप्लीट नंबर जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन आपकी जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इसका इनिशिएटिव भी लेने वाला कौन था? इंडिया था सबसे पहले। अब आज के टाइम में क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई ये आप लोग खुद समझदार हैं। These programs called family planning, इन प्रोग्राम्स को क्या कहा गया? फैमिली प्लानिंग। इन 1951 में ही इंडिया ने पहले ही ये बात कर ली थी, किससे रिलेटेड? फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि भाई अगर फैमिली प्लानिंग नहीं की गई तो क्या हो गया? जनसंख्या विस्फोट, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि ऑलरेडी हो ही चुका है। And were periodically assessed over the past decades. Improved programs covering wider, आगे देखते हैं इसको, wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive health and child health care. अब जितने भी प्रोग्राम है ना वो आपके RCH के अंडर कंसिडर किए जा रहे हैं। भाई फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसके लिए आपका RCH की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसको, या तो आप अलग से हाईलाइट कर लीजिए या इसको कहीं पर आप एक जगह पर लिख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो कि आपके क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, साथ ही साथ उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड सपोर्ट फॉर अ बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, और वो कोशिश कर रहा है कि इसके जरिए वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बना सके। आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स, और यही इन प्रोग्राम्स के अंडर में जो आपके मेजर टास्क होते हैं। जनरली ये सब पैराग्राफ जो है ना बच्चे इनको स्किप कर देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि RCH, इसकी फुल फॉर्म और ये क्या काम कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। With the help of audiovisual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. देखो अब दो तरह के लोग होते हैं समाज में, एक होते हैं जो आपके पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अगर आप कोई बात समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं पढ़े लिखे जिनको समझाने पर भी नहीं समझते हैं तो वो अलग टाइप है। बट जो जनरली जो है हमारा वो दो तरीके से बटा हुआ है। एक जो नहीं समझ पाते हैं चीज़ें तो उनको समझाने के लिए अलग तरीके हैं, ठीक। उनके लिए आपके क्या होंगे? उनके लिए एड्स बनाए जाएंगे, उनके लिए आपके ये प्रिंट करके पैम्फलेट्स दी जाएंगी, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके अपनाती है हर तरह के लोगों के लिए, हर अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे वो ऑडियो विजुअल एड चलाते हैं, प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू पैम्पलेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाती है। क्योंकि जो एक कंप्लीट काउंट होता है ना पॉपुलेशन में, वो तो सारा ही काउंट हो रहा है ना, उसमें कोई ये नहीं डिवाइड होगा कि ये इस वर्ग के हैं ये इस वर्ग के हैं, ठीक है। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in dissemination of the above information. इसमें आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके नेबर्स जो जान पहचान आपसे बड़े हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Introduction of sex education in a school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from the believing in myths and having misconception about the sex related aspects. बच्चों को अगर स्कूल लेवल पे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें बता दी जाएं कि बेटा ये मिथ्स होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कहाँ कंसल्ट करना चाहिए? बड़ों को बताना चाहिए, डॉक्टर्स को बताना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम स्कूल लेवल पे ही बच्चों को सारी चीज़ें बता देंगे, समझा देंगे, तो आगे क्या होगा? वो किसी भी गलत डायरेक्शन में जाने से बचेंगे। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, STDs, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है? जब बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है, राइट। जब इस टाइम पे एडोलेसेंस होता है तो क्या होता है? उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, पर कुछ बच्चे जो हैं वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जो हैं वो नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो वो आपस में दोस्तों से डिस्कस करते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती तो उनको सही इन्फॉर्मेशन एक तरह से नहीं मिल पाती। बट अगर स्कूल लेवल पे हम इन चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों के दिमाग में जितने भी सारे डाउट्स हैं, वैसे भी आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा ओपन है, वो अपने आप बच्चों से इन तरह की बातों को समझाने के लिए तैयार रहते हैं। बट फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको स्कूल लेवल पे अगर ये सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू हम समझाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी उस बच्चे के फ्यूचर के लिए और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डिंग करने के लिए। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child,
would address the importance of bringing up socially conscious, healthy families, desired size, awareness of problems, and due to the uncontrolled population growth, social levels like sex abuse and sex related, इसमें ज़्यादा कुछ important नहीं है, मेनली बात कर रहा है कि आपकी एक प्रॉपर एज होनी चाहिए मैरिज के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे केयर की जाती है प्रेग्नेंट मदर्स की। उसके साथ ही साथ में एक बच्चे की जब पैदा हो जाता है उसके बाद में बच्चे की किस तरह से केयर करनी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर, मतलब आपकी आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आफ्टर बर्थ बच्चे की जो केयर की जाती है उसकी मदर के थ्रू या उसके घर वालों के थ्रू, तो दैट केयर इज नोन एज द पोस्ट नेटल केयर। ठीक, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। सेक्स के थ्रू फैलने वाली बीमारियों के लिए, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शंस के बारे में बताना, एड्स के बारे में बताना, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पैराग्राफ जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, ये रहा, ये है आपका एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, शुरू का पढ़ लेते हैं, लेकिन एमनियोसेंटेसिस के मैं सारे पॉइंट्स आपको नोट करा दूंगी। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। जनरल है ये बात। दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए। केयर टू द पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रॉपर केयर, लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो प्रॉब्लम है, इन पे पूरी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। एंड इनफर्टिलिटी, जो फर्टाइल कपल नहीं है और स्टिल दे वांट द किड्स, सो एट दैट टाइम हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the people. ठीक है, फिर कह रहा है statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive child immunization etc. देखो amniocentesis बेसिकली क्या होता है बेटा, amniocentesis पे बैन क्यों कहा जा रहा है? amniocentesis जो है वो आपका किससे परफॉर्म किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जिस टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड उसके यूट्रस से लिया जाएगा। एंड वो फ्लूइड क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं फीटस की स्किन सेल्स, और उन स्किन सेल्स का हम यूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कहीं बच्चे को किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। यानी कि हम क्या पता लगा सकते हैं, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई और डिजीज उसको तो नहीं है, ये सारी चीजें हम उससे पता कर सकते हैं। ये तो उसका एक जेन्युइन यूज हुआ जो एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि लड़का है या फिर लड़की है, यानी कि यूट्रस में पलने वाला बच्चा बॉय है या फिर गर्ल है। तो अगर ये चीज के लिए करा जाता है तो दैट इज कंप्लीटली इलीगल। यहां पर देखो इसीलिए लिखा गया है कि स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसका यूज करके मेल और फीमेल चाइल्ड का पता लगाने के लिए करते हैं, जो इसी वजह से ये कंप्लीटली बैन है। ये परफॉर्म की जाती है बेटा आपकी 14 to 16 वीक में, 14 to 16 वीक में। अब इसमें इंजेक्शन लगा करके यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जा सकता है, जिससे कि बच्चे को भी नुकसान यानी कि सुई लग सकती है या कुछ भी तरह की उसको परेशानी उससे हो सकती है। इसीलिए इस टेक्निक को क्या कहा गया है? दैट इज अ इन्वेसिव टेक्निक। ठीक है, इसमें बैन क्या चीज है? बैन टू नो फीमेल, बैन टू नो द सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका एमनियोसेंटेसिस के बारे में। अब देखो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन सी देखी हुई है। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन एंड एनालाइज द फीटल सेल। फीटल सेल जो मैंने बताई ना एमनियोटिक फ्लूइड में आपकी उसकी स्किन सेल्स मौजूद होंगी एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस भी होंगे। This procedure is used to test the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, ठीक है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा। मतलब बनाई गई चीज किसी अच्छी चीज को जानने के लिए कि भाई पहले ही पता चल जाए कि बच्चे को कोई बीमारी है तो उसका इलाज हो सकता है तो वो कर लिया जाए। लेकिन लोग क्या करेंगे? उसका गलत यूज करेंगे। जब गलत यूज करोगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करेगी? बैन लगा देगी, नहीं कर सकते अब तुम जाओ, कैसे करोगे यूज? Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find the new methods and or to improve upon the existing one। ये अब देखो लगातार जो है हमारी गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है लगातार काम कर रही हैं कि नए नए तरीके ढूंढे
ठीक है, या जो तरीके हैं उनको और अच्छे से मॉडिफाइड कर लें। और कर किसके लिए रही, लोगों की भलाई के लिए ही कर रही है। डू यू नो दैट सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड। अभी इसको आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात, ये बात तो मैंने आपको बता दी, इसके थ्रू हम ले सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम पता कर सकते हैं। ठीक, अगर मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो तो उसको कैसे पता करेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बेटा हमारे पास में होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो है मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जाना जा सकता है, क्योंकि एक सेकेंड, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसको जानने के लिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड। एंड अल्ट्रासाउंड में हमारी कौन सी रेज होती हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक, एंड इसका जो एग्जांपल है आपका क्लेफ्ट पैलेट, जो जनरली होता है आपका फॉलिक एसिड की कमी से। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड से ये मॉर्फोलॉजिकल इस तरह से पता लग जा सकता है। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। तो बच्चे की बर्थ के पहले भी देखो टेक्निक सारी आ गई है कि पहले ही पता चल जाए कि बच्चे को कोई बीमारी है या नहीं है, तो आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल सकती है। अब आ जाओ सहेली पे। भाई सहेली जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में हम लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे, कैसे यूज होती है सारी चीजें। चलिए इसको नोट करते हैं। चलिए अब इस स्लाइड में आपके सारे इन्फॉर्मेशन है सहेली के बारे में, लेकिन इसमें हम पूरा यहाँ पे अलग से नोट कर लेंगे कि भाई सहेली क्या है। सहेली को किसने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो कि कहाँ मौजूद है आपका, लखनऊ में मौजूद है बेटा। ठीक है, ये होती है आपकी वंस इन अ वीक पिल, यानी कि सप्ताह में एक बार लेने वाली पिल होती है, वंस इन अ वीक पिल होती है। एंड ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, नॉन स्टेरॉइडल। एंड इसमें प्रेजेंट होने वाला केमिकल होता है सेंट्रोकोमैन। नोट कर लीजिए इसका नाम, क्योंकि वो आपको सिर्फ सहेली लिख करके दे दिया है और वो सहेली के बारे में जितना जो कुछ होगा ना कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये बेसिकली क्या करती है, जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो उस टाइम पे क्या करेगी, एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होंगे उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देगी। और जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या एस्ट्रोजन वहां बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर चाहे जितना एस्ट्रोजन बन जाएगा उससे कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं होने वाला। तो यानी कि एंडोमेट्रियम में आपकी इम्प्लांटेशन क्या हो पाएगा, वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू ही नहीं रह पाएगी। सो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आपने वंस इन अ वीक एक पिल ले ली और उसके बाद में इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। अब एस्ट्रोजन तो बन रहा है लेकिन वो रिसेप्टर्स में बाइंड नहीं हो रहा है, तो कुछ फंक्शन नहीं होगा। यानी कि आपका ओव्यूलेशन तो हो गया था, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी बाई चांस हो गया, लेकिन उसका क्या इम्प्लांटेशन हो पाएगा, नहीं। सो ओव्यूलेशन अकर बट इम्प्लांटेशन नॉट अकर। सब इसको साइड में लिख लीजिए आप लोग एनसीईआरटी में ही, इम्प्लांटेशन नॉट अकर। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं मौजूद है, एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं है वहां पर पूरी। जब तक एंडोमेट्रियम नहीं होगी स्ट्रॉन्ग तो क्या वहां पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज एंडोमेट्रियम इज नॉट वेल मेड, या लिख सकते हैं कि हेल्दी एंडोमेट्रियम नहीं प्रेजेंट होती। ठीक, अब इसको पढ़ लेते हैं। बाई साइंटिस्ट, आगे भी इसमें है सहेली के बारे में और भी बताया गया है, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है ये। In better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care, leading to the decreased maternal and infant mortality rates, and increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. All indicate improved reproductively health of society. भाई सब कुछ बढ़िया है, सारा सब कुछ ही अच्छी तरह से बता रहा है, अच्छी केयर दे रहा है, साथ ही साथ में मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो फिर इस तरह से क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड होगी। चलो अब देखते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कैसे है एंड बर्थ कंट्रोल क्यों है। क्यों भाई इतना सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, फैमिली प्लानिंग भी हो रही है, बट फिर भी क्यों पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसका रीजन हम लोग देखते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज
इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन, साथ ही साथ में हेल्थ फैसिलिटीज भी बढ़ाई एंड लोगों के रहने के तरीकों को भी बढ़ाया गया, अच्छा किया गया। हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अर्ली डेज में क्या था, उस टाइम पे जब गांव में कोई डिलीवरी हो रही है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वहां पे इतने हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे, तो क्या होता था कि माँ की भी मौत हो जाती थी कभी कभी अगर केस ज्यादा बिगड़ा हुआ है, या फिर जो बच्चा है अगर उसको इमीडिएट कुछ रिक्वायरमेंट है इस तरह से मेडिकल फैसिलिटी की तो वो अवेलेबल ना होने के कारण उनकी भी मौत हो जाती थी। तो इस वजह से क्या होता था, नंबर जो था वो बहुत डाउन जा रहा था। लेकिन अब हमने क्या, गांव में भी हमारे अवेलेबल है, हर एक जगह पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल हो रही है, तो अच्छी केयर हो रही है माँ की भी और साथ ही साथ में होने वाले बच्चे की, आफ्टर डिलीवरी भी अच्छी केयर की जा रही है, तो डेथ रेट क्या होगी, कम हो जाएगी ना, कम से कम एमएमआर होगा, कम होगा आपकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो पॉपुलेशन पे असर क्या पड़ेगा, भले ही आप हम दो हमारे दो वाला सीन लेके चल रहे हैं बट स्टिल क्या होगा, पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि वो चीज पहले पॉपुलेशन के नंबर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। ठीक, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि कैसे मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज पॉपुलेशन करने में कैसे अपना योगदान दे रही है, कैसे हेल्प कर रही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2000 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड अबाउट 6 बिलियन बाई 2000। 1900 में कितनी थी पॉपुलेशन, 2 बिलियन थी भाई। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वर्ल्ड। ठीक, फिर उसके बाद में 2000 में कितनी हो गई, सीधे 3 गुना, सॉरी 6 बिलियन, 3 गुना हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद में 7.2 बिलियन हो गई 2011 में, और भाई 2011 में 11 साल के बाद ही ये पहुंच गई 7.2 बिलियन, कितनी तेजी से बढ़ी। फिर उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, अब यहाँ पे मैं इंडिया के नंबर लिखती हूँ, कितना बड़ा योगदान है इस दुनिया की पॉपुलेशन में इंडिया का। आप देखिए 350 थी अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के आसपास ये पॉपुलेशन थी आपकी 350 मिलियन, राइट, क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000। और 2000 में कितनी हो गई, ज्यादा ही खुश हो गए सब आजादी के बाद, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, एंड 2011 में ये पहुंच गई 1.2 बिलियन। अब देख लो ओवरऑल पॉपुलेशन क्या थी, 7.2 बिलियन थी ना ऑल ओवर वर्ल्ड की, और उसमें इंडिया का कितना योगदान है, 1.2 बिलियन, कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब हेल्थ, ये लोगों की सोचने वाली बात है कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं, सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, फिर क्यों बढ़ रही है पॉपुलेशन, इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि अब हम मरने नहीं दे रहे हैं किसी को, अब हम उसको हर एक लेवल पे जाकर के बचा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटे गांव में हो, फिर भी हम वहां पे हर सुविधा प्रोवाइड करके उनको बचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फैसिलिटीज भी दे रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होती ही जा रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये देखो एमएमआर और आईएमआर के बारे में आपको बता रहा है, मैं ये सहेली वाला पार्ट रिमूव कर दूं, ये मैं क्लीन कर दे रही हूँ, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे एमएमआर और आईएमआर का मैं बताती हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो कह रहा है अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट एमएमआर, यानी कि एमएमआर मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, यानी कि डिलीवरी के दौरान जो हो जाती थी कैजुअलिटीज, वो यानी कि डेथ हो जाती थी मदर की, वो नहीं हो रही है। ठीक है, एमएमआर डाउन हो गया। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, बच्चा पैदा होने के बाद भी अब उसकी ज्यादा अच्छी केयर हो पा रही है क्योंकि हमारे पास में ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज है। ठीक, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, अब रिप्रोड्यूसिबल एज के पीपल क्या है, वो ज्यादा है, जिससे कि क्या हो रहा है, ज्यादा नंबर हो जा रहा है रिप्रोड्यूसिबल एज के पीपल का। एंड our probable reason for this, through our reproductive child health program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. कितनी थी आपकी, 2% थी 2011, ग्रोथ रेट कितनी थी 2011 में 2%, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore, the government has forced to take serious measures to check this population growth.
पहले तो गवर्नमेंट ने सबको बचाने का काम किया, अब लेकिन जब पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही है, जो ग्रोथ रेट है जो 2% है 2011 में काउंट के अकॉर्डिंग, वो अगर इस तरह से बढ़ रही है तो अब उनको कुछ सीरियस मेजर्स लेने पड़े कि भाई किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके, लोगों की जान भी बचाई जा सके और साथ ही साथ में कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या स्टेप उठाया, स्मॉलर फैमिलीज के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि भाई अपने परिवार को छोटा रखें, तभी आप समृद्ध रह पाएंगे। यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, डिफरेंट उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए गए जिनके थ्रू वो ये चीज कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स। तो इस तरह के लोगों को तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया, उनको एड्स दिखाए गए, टीवी पे एड्स दिखाए गए, पोस्टर्स लगाए गए, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए, ये लिखा नहीं है बट इस तरह की चीजें की गई ताकि लोगों के बीच में क्या हो, अवेयरनेस बढ़ सके। शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो। उन्होंने एक स्लोगन ही बना दिया कि हम दो हमारे दो, यानी कि हमारे बच्चे भी कितने, 2 ही होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रह सके। Many couples, mostly the young urban working ones, have been adopted only one child norm। कई सारों ने क्या किया, वन चाइल्ड वाली पॉलिसी को भी अपनाया। स्टैचुटरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 ईयर्स। उन्होंने फीमेल के लिए मैरिज की एज क्या कर दी, 18 ईयर्स होनी चाहिए। पहले तो बचपन में भी विवाह हो जाता था, बाल विवाह हो जाता था, लेकिन फिर एक एज फिक्स कर दी गई। एंड इन द केस ऑफ मेल उन्होंने रखी 21 ईयर्स। अगर इससे ज्यादा कम एज में आपने शादी करी तो क्या होगा, जेल। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी, इसमें ही आपके बॉय एंड गर्ल बालिग कहलाते हैं इस एज पे ही। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर 2 ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब भाई जो लोग इस तरह की चीजों को फॉलो कर रहे थे तो उनको कुछ इंसेंटिव भी दिए गए होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन दिए गए। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उनको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बताए गए जिससे कि वो प्रिवेंट कर सके अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। ठीक है, अब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी कुछ खास बात होनी चाहिए। सबसे पहली खास बात होनी चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि आसानी से यूज की जा सके। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए डॉक्टर के पास में जाना पड़ रहा है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, साथ ही साथ में इजीली अवेलेबल होनी चाहिए हर जगह। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, तो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए हर जगह पर। ठीक है, साथ ही साथ में इफेक्टिव होनी चाहिए एंड रिवर्सिबल। तो थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे इफेक्टिव, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज ही करें और उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक, तो इफेक्टिव भी पूरी होनी चाहिए और इसका रिवर्सिबल इफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी स्टार्टिंग में आप यूज कर रहे थे और बाद में जब आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करें तो उस टाइम पे आप कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। इसका रिवर्सिबल साइड इफेक्ट होना, मतलब बिल्कुल साइड इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए एंड ये रिवर्सिबल भी होनी चाहिए विद नो साइड इफेक्ट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए होने चाहिए। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और एटलीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ना के बराबर हो या बिल्कुल नहीं हो। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and the sexual act of user। Sexual drive पर भी उसका कोई भी असर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर असर होना चाहिए। A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, कुछ natural and traditional barriers बताए गए। ठीक है, फिर कुछ barrier methods थे हमारे पास है physical barriers, फिर आए हमारे पास IUDs, इसके अलावा oral contraceptives हैं, injectables हैं एंड साथ ही साथ में इम्प्लांट्स भी है, और जिनको फुल एंड फाइनल सोल्यूशन चाहिए दे आर हैविंग द सर्जिकल मेथड्स। अभी इन सब को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें लिखा हुआ है नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। नेचुरल मेथड में क्या है, अगर हमने ओवा एंड स्पर्म, ठीक है, अगर हमने इनकी मीटिंग ही नहीं होने दी तो क्या होगा, क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमको नेचुरल, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान किस टाइम पे रखना है, ओनली 10th to 17th डे, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो होता है 14th डे में।
ठीक है, ओव्यूलेशन। तो इसके पहले 72 आवर्स और उसके बाद के 72 आवर्स अगर कॉपुलेशन नहीं होता है, तो अगर आपके स्पर्म और ओवा नहीं मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। ठीक है, periodic abstinence is one of the such method in which the couples abstain from coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। यही चीज मैंने आपको बताई, 10th to 17th डे पे ध्यान रखना चाहिए। As chances of fertilization are very high during this period, क्योंकि इस पीरियड में क्या है, आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, ये जो आपका 10th से लेकर के 17th डे वाला पीरियड है, इसको कहा जाता है बेटा फर्टाइल पीरियड। अगर किसी को फैमिली प्लानिंग करनी है तो दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन। Therefore, by abstaining from coitus during the period, conception could be prevented। ठीक है, अगर इस पे नहीं किया जा रहा है coitus तो यानी कि conception नहीं होगा। Withdrawal and coitus interrupted is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination। अब insemination ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेल पार्टनर जो है वो पेनिस को ejaculation के पहले ही विड्रॉ कर ले, तो इस केस में भी फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। लैक्टेशनल अमेनोरोइया, लैक्टेशनल अमेनोरोइया ऐसा क्यों है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जिस टाइम पे मदर, लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली आपकी 6 मंथ तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है ये देखते हैं। लैक्टेटिंग मदर के अंदर आपका यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है, दैट इज द प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन जब जिस टाइम पे होता है तो ये क्या हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। साथ ही साथ में ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है आपके किस पे, GnRH, LH एंड FSH। अब अगर ये 3 हार्मोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये हर एक फीमेल के केस में नहीं होता है, ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है कि लैक्टेशनल अमेनोरोइया उस टाइम पे है या नहीं है। तो यानी कि लैक्टेशनल अमेनोरोइया के थ्रू भी आपका 6 मंथ तक अप्रोक्सीमेटली, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। पढ़ लेते हैं इसको। Absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। So ये natural methods है जो naturally किए जा सकते हैं बिना किसी barrier, बिना किसी chemical, बिना किसी medication के through। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil। तो pregnancy के chances क्या होंगे, nil होंगे। However, this method has been reported to be effective only up to a period of 6 month। बताया ना आपको मैंने, 6 मंथ के लिए ये होता है following parturition। As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil। Chances of failure though of these methods are also high। अब यहाँ पे बात है कि भाई कोई डिवाइस नहीं यूज हो रही है, ठीक है, कोई भी इसमें हमने मेडिकेशन नहीं यूज किया है, ठीक है, तो अगर ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर ये आपका सक्सेसफुल रहा तो बढ़िया है, अगर नहीं तो इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसमें आप कोई भी एडिशनल मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके फेल्योर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। In barrier methods, ovum and sperms are prevented from the physically meeting with the help of barriers। अब फिजिकल बैरियर में हमारे पास में मेनली क्या आते हैं, कॉन्डोम्स आते हैं, जो हमारे पास में मेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है एंड फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है। तो फीमेल कॉन्डोम को क्या कहा जाता है बेटा, फीमेल कॉन्डोम को कहा जाता है फेमिडोम। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। मेथड्स, बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। Condoms are barriers made up of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male or the female vagina and cervix in the female just before the coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। तो condoms का यूज किया जा सकता है, मेल कॉन्डोम भी अवेलेबल है, फीमेल कॉन्डोम को कहा जाता है फेमिडोम, ठीक है,
तो ये क्या होगा, आपका इंसेमिनेशन जो होगा वो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उस सीमेन नहीं पहुंच पाएगा। तो जब स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। ये बने किससे होते हैं, ये बड़े ही थिन लेटेक्स शीट से कवर होते हैं और उसी के बने होते हैं जो मेल के पेनिस के ऊपर यूज किए जाते हैं एंड साथ ही साथ में फीमेल की वजाइना एंड सर्विक्स को कवर करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं पता चला है, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, और ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। कॉन्सेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। निरोध जो है ये सबसे चीप यानी कि बहुत ही कम रेट का कॉन्डोम जो है, इसलिए बहुत ही पॉपुलर ब्रांड रहा है शुरू में लोगों के लिए। Use of condoms has increased in recent years due to this additional benefit of protecting the users from contracting STIs and AIDS। अब इसका यूज करने का एक तो प्रेगनेंसी हो गया रीजन, दूसरा अगर आप बचना चाहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर डिजीजेस से, एड्स से, ठीक है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, यानी कि डिस्पोजेबल हैं, इसका मतलब एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं किए जा सकते। सो दैट इज वन टाइम यूज। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड है, ठीक है, इसमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। एंड देयर बाई गिव्स प्रिवेसी टू द यूजर, यानी कि जो यूज कर रहा है उसको प्रिवेसी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के पास में जाना पड़ रहा है आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्शन मेथड को यूज करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज इसमें यही है कि दैट इज गिविंग द कंप्लीट सेल्फ प्राइवेसी फॉर द यूजर्स। अब आता है नेक्स्ट, तो ये हमारे हो गए किसके, फिजिकल बैरियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। अब मैं ये इरेज कर दे रही हूँ और अब इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये तीनों, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर दे रही हूँ, are also barrier methods of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। इनका भी यूज किया जाता है कोइटस के दौरान, एंड ये भी बने होते हैं किसके, रबर के बने होते हैं, एंड इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अंदर इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द कोइटस। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, और ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एंट्री स्पर्म की सर्विक्स के थ्रू। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। ये मेथड्स कौन से होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, यानी कि इनको दोबारा से यूज किया जा सकता है। फिजिकल बैरियर वाले नहीं थे रीयूजेबल। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along these barriers to increase their contraceptive efficiency। अब ये तीन है, लेकिन इन तीनों पे पूरा भरोसा नहीं है, तो इन तीनों पे पूरा भरोसा करने के लिए एक और एडिशनल मेथड इनके साथ में यूज किया जाता है, जिसमें होते हैं आपके स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जो स्पर्म्स को किल कर दे, ठीक है, फैगोसाइटोस कर दे या उनकी मोटिलिटी को कम कर दे। जेलीज का यूज किया जाता है, उनके मूवमेंट को कम कर दे, एंड फोम्स का यूज किया जाता है ताकि 100% श्योरिटी रहे कि आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी आफ्टर द कोइटस। तो इनके साथ में इन तीन मेथड्स का भी यूज किया जाता है, या इन तीन चीजों का भी यूज करा जा सकता है अलग अलग। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices। अब आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, that is the intrauterine devices। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि another effective and popular method is the use of intrauterine devices, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IUDs। These devices are inserted by the doctors। किसके थ्रू इंसर्ट की जाती है, डॉक्टर्स के थ्रू या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू की जा सकती है। इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना, यूट्रस में की जाती है via vagina। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। अब हमारे पास में इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। एक टाइप हो गया नॉन मेडिकेटेड, अभी इसका मैं एक पूरा आपको फ्लो चार्ट बनवा दूंगी तो आपको याद हो जाएगा। अभी इसको देख लेते हैं पैराग्राफ। नॉन मेडिकेटेड IUDs, लिप्स लूप इसका एग्जाम्पल है, लिपिज लूप, एंड कॉपर रिलीजिंग IUDs है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जिसका एग्जांपल है हमारे पास में प्रोजेस्टेसड एंड LNG-20, ठीक। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, क्या करती हैं ये, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कर देती हैं। यहाँ लिख देते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, भाई कर रही हैं तो कैसे काम कर रही हैं ये बता रहे हैं। फैगोसाइटोसिस कर देती हैं, इनकी मोटिलिटी को कम कर देती हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक। इसके अलावा
कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। साथ ही साथ में कॉपर आयन और क्या करता है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है उसको कम कर देता है, यानी कि अब वो पहले जितना फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं रह जाती है। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर आप लिख लीजिए, इस चार्ट को आप बना लीजिए अपनी बुक में एक जगह देख करके, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि आईयूडीज। अब ये आईयूडीज हमारे पास में हो गई बेटा 3 टाइप की। जो पहला टाइप है हमारा नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल है लिपीज लूप। दूसरा टाइप जो है वो है हमारा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जिसके एग्जाम्पल है हमारे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, और जो थर्ड टाइप है हमारा वो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। इसका एग्जाम्पल है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, बड़ा सा नाम दिख रहा है 20, यानी कि ये है फुल फॉर्म LNG20 का। ठीक है, और इसके अलावा है दूसरी हमारी प्रोजेस्टेसिड। ठीक, तो ये 3 हमारे पास में 3 टाइप के आयोडीज पाए जाते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, चाहे अपनी बुक में ही नोट कर लीजिए, ताकि आपको तीनों एक ही जगह पर रिवाइज हो जाए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे है मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल to the sperms. IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay the pregnancy and or space children. It is one of the most widely accepted methods of the contraception in India. इंडिया में जो सबसे ज्यादा widely accepted है, सबसे ज्यादा जो accepted method है contraception का, वो यही है। ठीक है, इसके अलावा physical barrier है इसके बाद। एंड ये जो है इसमें आयोडीज जो है ये फीमेल्स के लिए जो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी में या 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती हैं, वो इसका यूज कर सकती हैं। एंड ये बेसिकली यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है आपके इम्प्लांटेशन के लिए। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आगे नहीं हो सकती। ठीक है, पहले तो वो स्पर्म्स को उसकी स्पीड कम कर रहा है, उसको फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर रहा है जो कॉपर रिलीजिंग वाली थी। इसके अलावा इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को नहीं बना रहा है ढंग से, यानी कि उसकी एंडोमेट्रियम सही से नहीं बन पा रही, हेल्दी नहीं है, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट तरीके आईयूडीज के थ्रू यूज होते हैं जो कि प्रेगनेंसी यानी कॉन्सेप्शन को रोकते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। देखो 2 होते हैं इसमें, एक होता है जिसमें एस्ट्रोजन, 2 तरह की पिल्स होती हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, ठीक, और दूसरा जो होता है उसमें प्रोजेस्ट्रॉन का होता है। ठीक, इस तरह की पिल्स आती हैं। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स के फॉर्म में यूज होती हैं एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पिल्स। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. अब इसमें देखो क्या करना होता है, बेसिकली जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी स्टार्ट होती है उसमें 1 to 5 डेज में किसी भी दिन से आपको स्टार्ट करनी होती है एंड उसमें बाद उसके 21 डेज तक रेगुलर लेनी होती है। ठीक, 21 डेज के बाद में 7 डेज का गैप होता है और उस गैप में दी जाती है आप आयरन पिल, ताकि कोई भी जब जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, क्योंकि जैसे ही पिल स्टॉप होगी वैसे ही क्या होगा, अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो इसका मतलब आपकी पिल ने सही से काम नहीं किया और वो फीमेल प्रेग्नेंट है। तो 7 डेज यहाँ पे आयरन पिल दे रहे हैं, उसके बाद में जब भी उसको दोबारा से स्टार्ट करना हो तो वापस से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो ब्लीडिंग डेज होते हैं उनके किसी भी 1 to 5 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यूअसली 21 डेज तक ली जाती है एंड देन आफ्टर फिर 7 डेज का गैप होता है। इसमें रेगुलरली लेनी होती है, इसीलिए सहेली जो पिल आई है वंस इन अ वीक पिल जो CDRI के थ्रू बनी हुई है नॉन स्टेरॉइडल, उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें जनरली भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, एंड इम्प्लांटेशन को भी अफेक्ट करती हैं। दो चीजों पे काम करती हैं, एक तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने देती है सही से, यानी कि उसको प्रिवेंट करती हैं, और साथ ही साथ में इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देती हैं। तो ये दोनों चीज में से कोई भी एक चीज अगर नहीं होगी तो क्या प्रेगनेंसी होगी, नहीं होगी। As well as the quality of cervical mucus to prevent retarded entry of the sperm, साथ ही साथ में क्या करेंगी, cervical mucus जो होता है उसको और थिक कर देती है। थिक करने से क्या होगा, थिक हो जाएगा तो क्या वहां पे स्पर्म्स की मोटिलिटी कैसी होगी, स्पर्म्स की मोटिलिटी वहां पर डाउन हो जाएगी, स्पर्म्स मोटिलिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगा। और जब स्पर्म की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, इनके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए वेल एक्सेप्टेड होती है फीमेल्स के थ्रू। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इसके बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, नॉन स्टेरॉइडल होती है एंड CDRI ने बनाई थी, वंस इन अ वीक पिल होती है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, तो हेल्दी एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन होता है बट इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्रोजेस्टेरोन along in the combination with estrogen can also be used by the females as injections or implants under the skin, स्किन के अंदर भी इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं, 6 इम्प्लांट्स होते हैं इस टाइप के, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, और इनको स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या है, वो भी प्रेगनेंसी टाइम पे वो हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट रहती है। ठीक है, Their mode of action is similar to the pills and their effective periods are much longer, ये इनका मेथड जो है वो भी पिल्स की तरह ही सेम रहता है, बट इनका जो इफेक्टिव पीरियड होता है कंपेयर टू ज्यादा होता है पिल्स के। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। अब कुछ पिल्स होती है, जैसे हो गई अनवांटेड 72, अनवांटेड सभी को पता होगा, एंड जैसे आई पिल हो गई, इन केस अगर आप फर्टिलाइजेशन हो गया है, कोइटस हो गया है बिना किसी टाइप के प्रोटेक्शन के, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन अगर रोकना है तो कैसे रोका जा सकता है, विद इन 72 आवर्स ये पिल लेनी होगी, जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगा, राइट। और इनके साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं जो कि एक्चुअल में अच्छे नहीं है साइड इफेक्ट्स, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वंस इन अ वाइल ली जा सकती है। Surgical methods, also called sterilization, are generally advised for the male-female partner as a terminal to prevent any more conception। आगे होगा। अब देखो सर्जिकल मेथड जिनको क्या कहा जाता है, स्टरलाइजेशन कहा जाता है, इनका भी यूज किया जाता है। ये परमानेंट मेथड होते हैं, क्योंकि अगर किसी को आगे फाइनल है कि भाई अब और बच्चे उनको नहीं करने हैं, तो इन केस ये इस टाइप के मेथड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इस मेथड में रिवर्स होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, 99.9% ऐसा होता है कि इसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक, मेथड क्या है, मेल के केस में होती है वैसेक्टोमी, ठीक है, इन द केस ऑफ मेल। यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ टेस्टेड है, यहाँ से क्या है, स्पर्म जो है वो बन रहे हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं एपिडाइडमिस से जाने के बाद में इधर वास्ट डिफरेंस पे, तो वास्ट डिफरेंस को क्या किया गया, कट कर दिया गया, और कट करके इसको दोनों यहाँ से भी और यहाँ से भी टाई कर दिया गया। अब स्पर्म तो बन रहा है, ठीक है, सीमेन भी बन रहा है, लेकिन सीमेन इज विदाउट स्पर्म, तो इसमें क्या होगा, सीमेन इज विदाउट स्पर्म। करेक्ट, और ये स्पर्म्स का फिर क्या होगा, इनकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी इन वास डिफरेंस सेल्स, फेगोसाइटोस्ड बाय वास डिफरेंस सेल। ठीक, तो स्पर्म बनेंगे लेकिन वो नहीं पहुंच पाएंगे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर, यानी कि सीमेन जो होगा वो विदाउट स्पर्म होगा। ये प्रोसीजर कहलाता है वैसेक्टोमी इन द केस ऑफ मेल। अब है इन द केस ऑफ फीमेल जो प्रोसीजर होता है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। एंड इन द केस ऑफ फीमेल इसमें क्या है, ये देखिए फेलोपियन ट्यूब में, राइट, यहाँ पे आपके फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया और फिर उसको यहाँ पे और यहाँ पर टाई कर दिया गया। ठीक, अब ओवा तो रिलीज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ से स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जब स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, ओवा एंड स्पर्म की मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, और जब इन दोनों की मीटिंग नहीं होगी तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। सो ओवा एंड स्पर्म मीटिंग नॉट अकर।
एंड आप इनको कंप्लीटली इरिवर्सिबल मेथड भी कह सकते हैं। दीज आर द परमानेंट सोल्यूशन फ्रॉम द प्रेगनेंसी। कह रहा है सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जब गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा तो क्या कॉन्सेप्शन होगा? नहीं होगा। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स इन द मेल इज कॉल्ड द वैसेक्टोमी, आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड दैट इन द फीमेल दैट इज ट्यूबेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, whereas the tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective but their reversibility is very poor. तो लगभग आप इसको irreversible काउंट कर सकते हैं। It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। ऐसा नहीं कि किसी से भी, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर्स के पास में नहीं जाना है, सीधे के सीधे अच्छे से डॉक्टर के पास में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेना है तो आपको अच्छे डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, ना कि गली मोहल्ले में अगर कोई झोला छाप डॉक्टर है या दोस्त या कोई रिश्तेदार, किसी से नहीं बात करनी है, आपको सीधे डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। ये regular requirement भी नहीं होनी चाहिए। In fact, they are practiced against a natural reproductive event, conception pregnancy। क्योंकि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हमेशा, क्योंकि ये एक नेचुरल मेथड है ना प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन। सो उस नेचुरल मेथड को कोई भी अगर नेचुरल चीज को रोकोगे तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason। इन मेथड का यूज बेसिकली किया जाता है स्पेस रखने के लिए चाइल्ड के बीच में, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, या अगर कोई फीमेल मेंटली तैयार नहीं है, पेरेंट्स मेंटली तैयार नहीं है, तो इस केस में। No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population। However, there are possible ill effects like nausea। इनके साइड इफेक्ट्स सुनो भाई, साइड इफेक्ट्स होते हैं nausea, abdominal pain, breakthrough, bleeding, irregular menstrual bleeding and even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। ठीक है, तो यूज करते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स खतरनाक वाले भी हो सकते हैं। डरिए नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जनरली, बट ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए आपको ये बताई जा रही हैं। अब जो है कि ये येलो बॉक्स है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे येलो बॉक्स है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिखा दिया है आपको। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है शायद, तो आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो अच्छे से, मैं पढ़ रही हूँ। कॉन्सिक्वेंट मटीरियल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होती है आपकी? स्टेट ऑफ स्पेसिफिक इलनेस, स्टेट ऑफ स्पेसिफिक illness। द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में अमेंडमेंट दिया गया था एक्ट 2017 में कि वॉज इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी स्टेट ऑफ स्पेसिफिक इलनेस के टाइम के लिए ही दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स। सिर्फ फर्स्ट 12 वीक्स में इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ईजी होता है, क्योंकि मदर एंड चाइल्ड के बीच में ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। अदरवाइज उसके बाद में क्या है, वो मदर को भी हार्म कर सकती है। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड तक बेस्ट माना गया है टर्मिनेशन के लिए। और किन के लिए ये है, ये चीज भी बताई गई है। और प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रॉपर आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो आपका है उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसके लिए। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी द ओपिनियन फॉर्म्ड इन द गुड फेथ दैट रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। अब अगर प्रेगनेंसी आपकी हो गई है 12 से लेकर के 24 वीक्स तक की, तो इस टाइम पे आपको 2 प्रैक्टिशनर्स के चाहिए, 2 लोगों के, 2 अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के मत चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मेडिकली टर्मिनेट कराने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से मेडिकल टर्मिनेशन इसका करना पड़ रहा है। ठीक है, The grounds for such termination pregnancies are number 1, the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of a pregnant woman। या तो इससे pregnant woman की जान को खतरा हो, और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, या उसको फिजिकल या उसकी मेंटल हेल्थ पे नुकसान हो रहा हो। दूसरा,
there is a substantial risk that the child were born it would suffer from a such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. अगर चाइल्ड में ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह की एबनॉर्मलिटी या कोई बड़ी जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई किसी इस तरह की बीमारी से जो कि बच्चे को आगे जीवन यापन करने के लिए मुश्किलें पैदा करेगी, तो इस केस में भी वो अलाउ करते हैं। तो ये येलो बॉक्स इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। नेक्स्ट आपको बताते हैं आगे का। चलो, एमटीपी के बगल में ही वो येलो बॉक्स दिया हुआ था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसको समझते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, पूरे टाइम पीरियड होने के पहले ही अगर उसको रिमूव कर दिया जा रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है? मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन का भी उसको नाम दिया गया। नियरली 40 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। अब तो ये बढ़कर के ज्यादा हो गया होगा, यानी कि अगर टोटल आपकी प्रेगनेंसीज हो रही हैं 250 मिलियन, तो उसका 1/5 जो है वो आपका लगभग 45 to 50 मिलियन जो है वो MTPs परफॉर्म कर दी जाती हैं साल में, अलग अलग रीजंस की वजह से। यही इस लाइन का पूरा मतलब है। ठीक है, Whether to accept legalized MTP is not being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। कई जगहों पर नहीं की जाती है, उनके वहाँ पे रिलीजियस इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड, इस वजह से इमोशंस जुड़े होते हैं, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगलाइज्ड MTP 1971। कब किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 1971 में इसको किया था लीगल। ठीक है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन दी उन्होंने टू अवॉइड इट्स मिसयूज। कई लोग जेंडर, अगर पहले के टाइम पे अगर जेंडर इजीली पता चल जा रहा है तो उस टाइम पे वो फीमेल फिटिसाइड को नहीं सर्वाइव करने देते थे। ठीक है, सबको बेटा चाहिए था। ठीक, तो इस वजह से इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने बैन लगाया, खास करके कुछ खास स्टेट्स के लिए है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सभी खुद समझदार हैं। Such restrictions are all the important to check indiscriminate and illegal female fertilicides which are reported to be high in India. ठीक है, Why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. ठीक है, अब MTP क्यों चाहिए? मेडिकली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का क्यों चाहिए? या तो कोई मेडिकल इशू हो, ठीक है, या अनवांटेड सेक्स है तो उस टाइम पे आपका जो भी आपने कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड नहीं यूज किया, इन केस अगर आपने यूज किया वो फेल हो गया, तो इन सब केसेस में हमें MTPs की जरूरत पड़ती है। MTPs आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either the mother or to the fetus or both। इस केस में भी MTP परफॉर्म की जाती है जब या तो वो माँ के लिए हार्मफुल हो या होने वाले बच्चे के लिए हार्मफुल हो या इन दोनों के लिए ही हार्मफुल हो, तो इस केस में भी MTP को परफॉर्म किया जाता है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स तक इसको सेफ माना गया है। ठीक है, that is up to the 12 weeks of pregnancy। Second trimester abortions are much more risky। सेकंड ट्राइमेस्टर उसके बाद तो होने ही नहीं चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर के भी काफी रिस्की माने गए हैं। One disturbing trend observed that the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not used only unsafe could be fatal too। कुछ जो होते हैं मिथ्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं समाज में हमारे कि ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ये खा लीजिए, या आप किसी आप अनक्वालिफाइड वाले के पास में चले जाइए, वो आपको कुछ ऐसी दवा दे देगा खाने के लिए, या जो आप अपने जानकार हैं उनमें से पूछ रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो बेटर है कि अगर ऐसा कोई केस है तो आपको कहाँ विजिट करना चाहिए? डॉक्टर के पास सीधे। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया amniocentesis के बारे में कि अनबॉर्न चाइल्ड की वजह से ही इसको बैन कर दिया गया है कि भाई हमने बनाया किसी और चीज के लिए था, तुम यूज किसी और चीज के लिए करोगे तो लो बैन हो गई। Frequently if the fetus is found to be female, it is followed by the MTP is totally against what is legal। ठीक है, Such practices should be avoided because these are the dangerous both for the young mother and the fetus। अगर कोई फीमेल एज अच्छी होगी, उसकी होगी रिप्रोड्यूसिबल एज एंड समझदार होगी तो वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाएगी। लेकिन जाता कौन है? जो बहुत ही कम एज के हैं, जो बच्चे जिनको समझ नहीं है, वो इस तरह की चीज़ों के लिए ऑप्ट करते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, Effective counseling on the need to the avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, पुरानी NCERT में यहाँ पे है डिजीजेस। ठीक,
Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal diseases. इसका another name दिया हुआ है आपको venereal diseases. इसका मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाए, ठीक है, इसीलिए तो फिजिकल बैरियर्स आए, तो इसके लिए हमारे पास में जो डिजीजेस होती हैं उसके बाद उनको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं इनके सबके कॉजिंग एजेंट भी बता दूंगी क्योंकि आपके नीट एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास में गोनोरोइया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पीस, clamidiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, that is the HIV. सबसे खतरनाक HIV, AIDS लाइलाज बीमारी है। To AIDS are some of the common STIs. Among these, HIV infection is the most dangerous and is discussed detailed in chapter 7 में, इसको वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट दे रही हूँ, एक प्लेन स्लाइड में बना करके, जिसमें मैं इन सारी डिजीजेज और उनके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरल है, प्रोटोजोआ है, क्या है, वो सारा मैं लिख करके दे रही हूँ, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आगे भी आ सकता है। तो ये है आपका डिजीज नेम और पॉजिटिव एजेंट, उनका पूरा चार्ट मैंने बना दिया है, कौन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ है, ये भी देख लेते हैं। गोनोरोइया आपका स्प्रेड होता है निजेरिया गोनोरोइया, ये एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू, नाम याद रख लो, लिख लो अपनी एनसीईआरटी में हर एक डिजीज के आगे उसका एरो बना करके, ठीक है। सिफाइलिस आपका स्प्रेड होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम के थ्रू और ये भी एक बैक्टीरिया है। जेनाइटल हर्पीस होता है आपका हर्पीस सिंपल वायरस, वायरस है ना, तो ये एक वायरस है। क्लेमाइडियासिस आपका होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमोट्स के थ्रू और ये आपका एक बैक्टीरिया है। जेनाइटल वार्ट्स आपका स्प्रेड होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू, ठीक है, तो ये आपका वायरस है। एंड ट्राइकोमोनियासिस है आपका ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस के थ्रू होता है और ये होता है एक प्रोटोजोआ। और नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस बी, वो सिंपल सा है, हेपेटाइटिस आपको याद रहेगा, नाम देख करके ही याद आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, बट आगे भी इसके आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection, needle, surgical instrument. अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही हो। HIV जैसे एड्स है आपका, ठीक है, तो एड्स जो आपका है वो आपका इंजेक्शंस के थ्रू भी फिर शेयर हो सकता है या फैल सकता है, नीडल्स के थ्रू भी हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, मदर से फीटस को भी हो सकता है, तो इसके भी रीजंस हैं। With infected person transfusion of blood and the form of infected mother to the fetus, ठीक है, यही बताया है। Except of hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly, ठीक है, किसके बिना, जेनाइटल हर्पीस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन के अलावा जो अदर डिजीजेज हैं, अगर ये जल्दी ही पता चल जाए, लोग ना छुपाएं और डॉक्टर के पास टाइमली पहुंच जाए, तो इनको ट्रीट किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट दीज आर माइनर एंड इंक्लूडिंग इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, हल्का दर्द होना, स्वेलिंग होना, ये सब है इन द जेनाइटल रीजन में। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. फीमेल के केस में ये डिटेक्ट बहुत ज़्यादा लेट होता है, ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, फिर क्योर नहीं हो पाता है। Absence or less significant symptoms in the early stages of infections and the social stigma attached to the STIs. लोग बात करने में कतराते हैं, ठीक है, STIs अगर कोई बीमारी है तो वो आपस में बात करना, डॉक्टर के पास में जाना, उनसे डिस्कस करना, इन सब चीज़ों से लोग कतराते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे आप खुद परेशान होते हैं। Deter the infected person from going to timely detection and proper treatment. This could lead to the complication later. जिससे क्या होता है, ज़्यादा आगे चल करके complications बढ़ जाते हैं, which include pelvic inflammatory diseases हो जाती हैं, PID, ठीक है, abortions हो जाते हैं, still birth यानी कि dead child, still birth का मतलब क्या होता है, dead child, ectopic pregnancy, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, पहले वाले चैप्टर में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जो यूट्रस में नहीं इम्प्लांट हो पाता, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी जगह फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, जिससे कि पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है या नहीं, यूट्रस तो अपना नॉर्मल फिर उसी तरह से है, ठीक। तो जब थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, पेन स्टार्ट होता है फीमेल को, तब वो डॉक्टर के पास जाती है, तब उसको पता चलता है कि अरे उसके साथ में तो प्रेगनेंसी का केस है, बट इस केस में भी फीटस को बचाया नहीं जा सकता, ठीक, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का साइज तो पता है वो एक्सपेंडेबल भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है, प्रेगनेंसी वहाँ पे आपकी कंटिन्यू हो जाती है, तो इसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कितनी खतरनाक चीजें होती है, तो इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। STIs आर द मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। सबसे बड़ा थ्रेट है ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. ठीक है, though all persons have vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among person in the age group of 15 to 24 years. जो सबसे ज़्यादा ये देखी गई है किस एज ग्रुप में, आपके 15 से 24 ईयर्स के बच्चों में, या जो इतने बड़े बच्चे जो हैं उनमें, ठीक है, जो नॉर्मल आपके ग्रोइंग फेज के हैं। द एज ग्रुप विच यू बिलोंग ऑल्सो, जिस एज ग्रुप में आप लोग भी आते हैं, क्योंकि इसमें सब सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमें सब कुछ पता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है बेटा। तो इसीलिए अगर कोई भी तरह की आपको परेशानी होती है तो यू हैव टू डिस्कस विद द एल्डर वंस। There is no reason to be panic. Prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principle. ये follow करो। Avoid sex with unknown partner, ठीक है, and multiple partner। दूसरा, always try to use condoms during the coitus। हमेशा physical barrier use करना चाहिए। In case of doubt, one should go to the qualified doctor। ध्यान से, qualified doctor for early detection and get complete treatment of the diagnosed infection। कोई भी infection हो, कुछ भी problem हो, qualified doctor को जाइए, या किसी बड़े को बताइए तो वो आपको लेकर के जाएगा, लेकिन खुद कुछ भी इलाज नहीं करने चाहिए, ना ही दोस्तों से इलाज मांगने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका इनफर्टिलिटी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस टाइम पे। आज के समय में लोग इनफर्टाइल ज़्यादा हो रहे हैं, अलग अलग तरीके, है ना, चीज़ें हैं, अलग अलग रीजंस हैं उनकी वजह से, कुछ एज की वजह से, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रेस भी इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। आवर डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन इनफर्टिलिटी, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी वो क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है फीमेल। अब इसमें रीजन कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इन इंडिया इनके रीजन देखो दे दिए कि क्या क्या हो सकते हैं रीजन। In India, often the female is blamed of the couple being childless, but more often than not, then the problem lies in the male partner. जनरली फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर दिस, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो मेल में ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर स्पर्म काउंट जो है आपका 200 मिलियन से 300 मिलियन होना चाहिए, अगर इससे डाउन है, अगर 80 मिलियन के आसपास है, तो वो कंडीशन होती है ओलिगोस्पर्मी की, ठीक है। और अगर 20 मिलियन के आसपास है तो वो कंडीशन होती है एजियोस्पर्मिक। तो इनमें अगर स्पर्म काउंट होगा कम तो क्या होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए फीमेल को ब्लेम नहीं करना चाहिए। Specialized healthcare units and fertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through the certain special techniques. पहले तो डॉक्टर दवाइयाँ देता है या उनको बताता है तरीके, ठीक है, सारी चीज़ें हेल्प करता है, बट अगर नहीं हो पा रहा है तब ये इन असिस्टेड टेक्निक्स का यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए। इनको कहा जाता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती हैं ये अगली स्लाइड में देखते हैं। अगर कोई चीज नेचुरली हो रही है तो इन विवो हो गई, और अगर वो आर्टिफिशियली करी जा रही है तो वो हो गई इन विट्रो, ठीक। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है IVF, fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body। मतलब फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है बाहर बॉडी के उन सारी कंडीशंस को प्रोवाइड करके जो कि एक बॉडी के अंदर होती है। फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसके बाद क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन सच मेथड। इनमें से एक मेथड है जिसको आप अनदर नेम यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं प्रोग्राम, उनसे भी जानते हैं। ये एक ही है IVF। और ये in this method popularly known as test tube baby program, ova from the wife donor, ova कहाँ से लिया जाता है, फीमेल से, ठीक है, वाइफ डोनर, and sperms from the husband donor are collected and are induced to form zygote। मेल से क्या लिया गया, स्पर्म लिया गया, ठीक है, एंड इनको मिलाया गया, देन आफ्टर इनको इंड्यूस करके बनाया गया जाइगोट, ठीक है।
कहाँ पे बनाया गया? लैब में बनाया गया. इन द लेबोरेटरी द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, इसे कहा जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. अब अगर ये 8 ब्लास्टोमियर स्टेज का है, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर, तो इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में. तो इस टेक्निक को कहा जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि ZIFT कहा जाता है. ठीक, अब अगर इससे ज्यादा का है एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो आपका 8 to 16 ब्लास्टोमियर या उससे ज्यादा का है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? यूट्रस में किया जाएगा. ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है इसको कहा जाएगा यूट्रस में, एंड दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यानी IUT टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यानी कि IUT. ओके, जिससे कि वहां पे उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके. Embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. जो फीमेल खुद कंसीव नहीं कर सकती हैं, उनमें भी इस टेक्निक के थ्रू हम ट्रांसफर करके वहां पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, किसी एक डोनर यानी कि फीमेल डोनर से क्या लिया गया? ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, GIFT, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. इसमें डोनर कौन? फीमेल है, अलग फीमेल है, लेकिन जिसके में ट्रांसफर किया जा रहा है वो अलग फीमेल है, वो अलग अच्छी ग्रोथ उसको यूट्रस प्रोवाइड कर सकती है फर्दर ग्रोथ के लिए एम्ब्रियो की. ठीक, तो इसमें भी ट्रांसफर किया जाता है एंड इस टेक्निक को कहा जाता है बेटा GIFT यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जिस मदर के अंदर बच्चा ग्रो हो रहा होगा वो उसको रिजेंबल नहीं करेगा, क्योंकि जो ओवा आ रहा है वो दूसरी डोनर मदर से आ रहा है. ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, भाई इनमें से ही कोई एक ना एक टेक्निक आएगी जरूर आपके एग्जाम में. इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. अब इसमें क्या है? डायरेक्टली ओवा में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन. ठीक है, डायरेक्टली जब देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, अगर स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन है या एजूस्पर्मिक कंडीशन इस टाइप की, एजूस्पर्मिक तो बहुत डाउन हो गया, ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन है, तो क्या होगा? इसमें डायरेक्टली उसको फोर्सफुली इंजेक्शन के थ्रू ओवा में इंसर्ट कराया जाएगा स्पर्म को, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. In the laboratory in which the sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases either due to the inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by the artificial insemination. ठीक है, ये artificial insemination technique के through होता है. In this technique, the semen collected either from the husband and healthy donor artificially induced either to the vagina or into the uterus. Intrauterine insemination कहा जाता है फीमेल के लिए. अब एक तो ये आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू भी हो गया, दूसरा केस ये भी होता है जिसमें स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें भी आपका इंजेक्ट कराया जाता है फीमेल के यूट्राइन ट्रैक्ट में, ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू किया जा सके. अगर मेल में स्पर्म का काउंट कम है तो भी इसमें आपका उनको रिजर्व करके और फिर उसको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है. नेक्स्ट आपका लास्ट पैराग्राफ बचता है. Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation. हालांकि ये टेक्निक को करने के लिए बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड लैब होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए जो इसको परफॉर्म कर सकते हैं. Therefore, these facilities are presently available only in few centers of the in the country. अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है IVF centers, but earlier it was available at a very few places. Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people, and इनकी cost जो होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से बहुत ही लिमिटेड नंबर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. Emotional, religious and social factors are also determinants in the adoption of these method. अब कुछ लोग सोशल मैथ की वजह से, सोशल फैक्टर्स की वजह से, रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से, इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी इन मेथड्स को अडॉप्ट करने से डरते हैं या अपने आप को रोकते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए. सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज प्रोसीजर्स टू हैव चिल्ड्रन इन इंडिया, वी हैव सो मेनी ऑर्फेंड एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन who would probably not survive due to till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking
फॉर द पेरेंटहुड। और इसके अलावा भी अगर कोई नहीं ऑप्ट कर पा रहा है तो उनके लिए एक बहुत अच्छे तरीके है कि इतने सारे ऑर्फन बच्चे हैं, आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि अब आप लोगों को इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो होगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जेनेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में फिर आपके बाकी के चैप्टर्स भी एक एक करके मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। और इसका एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के बाद में, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। Bye bye everyone, take care.